हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बैटलफील्ड के साथ, जहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं। उन लाशों के बीच में से एक जायंट मॉन्स्टर घूम रहा होता है। वो मॉन्स्टर कुछ वॉरियर्स से मिलता है और उन्हें कहता है कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो लोग उसे हरा भी सकते हैं। हमें पता चलता है कि शैडो वर्ल्ड तक की सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन है जिसे इंसानों ने अभी तक देखा है। ये पूरी दुनिया को लगातार काले कोहरे में ढक रही है। ये किसी को भी पता नहीं है कि आखिर उस कोहरे के अंदर क्या है, पर एक बात पक्की है कि उस कोहरे में जो भी जाता है कोई भी जिंदा चीज़ वापस नहीं आता और ये पूरी ज़मीन को ढकती हुई जा रही है। हीरोज में से एक उस ड्रैगन को, जिसका नाम कि बोरोमीर होता है, उसे कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि हम इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। बहुत ही ज़्यादा साहस वाला होता है ये देखते हुए कि उसके आसपास इतनी सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं। हीरो बोरोमीर से कहता है कि वो वही है जो उसे मारेगा और पूरी दुनिया को इस नरक से आज़ादी दिलाएगा। ये सुनते ही बोरोमीर गुस्सा हो जाता है और अपने सबसे बड़े फायरवॉल को तैयार करने लगता है। इसे देखकर एक बंदा कहता है कि वो अपना सबसे बड़ा अटैक करने वाला है, इसलिए सब तैयार हो जाओ। वो जैसे ही फायरवॉल फेंकने ही वाला होता है, एक बंदा अपनी शील्ड लेकर खड़ा हो जाता है, पर हम देखते हैं कि उसकी फायरवॉल बीच में ही गायब हो जाती है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने एक मैजिक स्पेल के साथ उसे ख़त्म कर दिया होता है। मॉन्स्टर पहले से ज़्यादा एक ताकतवर अटैक को तैयार करने लगता है, पर हमारा हीरो बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ ये कहता है कि अब उसका मैजिकल पैटर्न एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और उसने उसके सारे ड्रैकोनियन स्पेल्स को सील कर दिया है। ये सुनते ही सारे हीरोज उस पर जोरदार हमला कर देते हैं। ये देखकर और भी गुस्सा हो जाता है कि आखिर कैसे कमज़ोर इंसान ये सोच भी सकते हैं कि वो लोग उसे हरा सकते हैं। इसी के साथ वो अपनी पूंछ से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन शील्ड हीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और मेजेस भी उस पर अटैक करने लगते हैं। सारे मेजेस ये तय करते हैं कि वो लोग अपनी लास्ट पावर का इस्तेमाल करके उनके फीमेल वॉरियर को सारी पावर्स दे देंगे और वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। हमारा हीरो भी उस लड़की को चीयर करने लगता है और वो लड़की जाकर अपना फाइनल अटैक उस ड्रैगन पे दे मारती है और इसी के साथ वो लोग उस ड्रैगन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे हीरोज सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उनका कैप्टन उन्हें कह रहा होता है कि सब ने बहुत बढ़िया काम किया और मुझे तुम लोगों की अकॉम्प्लिशमेंट पे बहुत ही ज़्यादा खुशी है और मुझे इसकी भी खुशी है कि आखिरकार हम इस नरक से अब बाहर निकल पाएंगे। तभी एक बंदा ये पॉइंट आउट करते हुए कहने लगता है कि अभी तक उनके पास उनके हायर ऑप्स का कोई भी मैसेज नहीं आया है, कहीं उन्होंने रॉन्ग टारगेट को तो नहीं मार दिया है। तो उनका कैप्टन उन्हें कहता है कि ये तो जाहिर बात है कि बोरोमीर ही सही टारगेट था। पर बाकी लोग ये भी कहने लगते हैं कि अगर ऐसा होता तो हमें तो नॉर्मली तो अब तक अपनी दुनिया में भेज देना चाहिए था, तो फिर हम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उनके डेजर भी सोचना शुरू कर देता है कि आखिर इस दुनिया ने उससे क्या क्या छीन लिया है। ऐसे कॉमरेड्स जिसके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा हुआ करता था, ऐसे दोस्त जिनके लिए वो जान तक दे सकता था, उन्हें भी इस दुनिया ने उससे छीन लिया। उस ग्रुप की जो फीमेल मेंबर होती है वो सबको खुश करने के लिए कहने लगती है कि उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने आखिरकार बोरोमीर ड्रैगन को हरा दिया है, तो उन्हें उसकी खुशी होनी चाहिए। जो उसे कहता है कि पर वो लोग रियलिटी से मुंह नहीं फेर सकते हैं। ये तो बात सच ही है कि 99% मेजेस मारे जा चुके हैं। वो लड़की फिर से कहने लगती है कि पहले उन्हें प्रेयर करना चाहिए। उसके बाद वो फीमेल मेंबर शील्ड हीरो को उसके ब्लॉकिंग स्किल के लिए तारीफ करती है, पर शील्ड हीरो कहने लगता है कि उसने तो कुछ नहीं किया है, कि जीत का सारा क्रेडिट तो डेजर को जाता है। एज डेजर से पूछने लगता है कि आखिर वो कैसे उस ड्रैगन को एनालाइज कर पाया था और उसके सारे अटैक्स को सील कर पाया था, क्योंकि जहाँ तक उसे पता है डेजर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो डेजर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस एक कॉमनर है। इसी के साथ वो लोग बात करने लगते हैं कि वो लोग घर जाने के बाद क्या क्या करेंगे। ये बंदा कहता है कि वो अपने मरे हुए दोस्तों के घर पे जाएगा और उनकी फैमिलीज को उनकी आखिरी निशानी देगा। उनकी फीमेल मेंबर कहने लगती है कि वो तो बस अपने किंगडम
वापस जाना चाहती है और जख्मी लोगों की मदद करना चाहती है। मेज कहने लगता है कि वो वापस जाकर कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि फिर कभी ऐसा कोई शैडो वर्ल्ड फिर से अपीयर ना हो, क्योंकि अगर अगली बार ऐसा कोई अपीयर हुआ तो वो लोग उसे रोक नहीं पाएंगे और ये दुनिया का अंत होगा। तो बाकी लोग उसे पूछते हैं कि क्या वो फिर से हीवन एकेडमी में वापस लौट जाएगा। डेजर एक लड़की के बारे में सोच रहा होता है जिसे वो पहले जानता था, पर वो इस वॉर की वजह से उसे भी खो चुका है। वो उन्हें कहता है कि उसने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। तभी वो लोग देखते हैं कि बोरोमीर के अंदर से एक मैजिकल लाइट निकल रही होती है। ये देखकर मेज शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उसने कहीं पर पढ़ा था कि ड्रैगन्स के दिल सिर्फ ब्लड पंप नहीं करते हैं, बल्कि उनमें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट का माना भी स्टोर हुआ होता है। जैसे ही ड्रैगन्स मरते हैं उनका ब्लड पंप रुक जाता है। इससे माना को जाने का और कोई जगह नहीं मिलता है और वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। बोरोमीर की बॉडी से अब और भी ज़्यादा रोशनी निकलने लग जाती है और डेजर ये देखकर हैरान हो जाता है कि अब तो उसका मैजिक भी उस पे काम नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को किसी और ही जगह पर पाता है और देखता है कि उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए होते हैं। थोड़ी ही दूर वो कुछ तालियों की आवाज़ सुनता है। वो जब जाकर देखता है तो एक लड़की कुछ कह रही होती है। उसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो असल में हीवन एकेडमी है और जो लड़की अभी कह रही होती है वो उसकी प्रोफेसर है। वो सारे लोगों को बताती है कि सारे स्टूडेंट्स को एकेडमी में नहीं लिया जा सकता, इसलिए पहले उनका एक टेस्ट होगा जिसमें उन्हें शैडो वर्ल्ड को ख़त्म करना होगा। ये सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और डर जाते हैं कि वो लोग उसका सामना कैसे कर पाएंगे। लेकिन प्रोफेसर उन्हें बताती है कि वो लोग चिंता ना करें, क्योंकि ये शैडो वर्ल्ड एक आर्टिफिशियल है जिसे कि खासकर इस टेस्ट के लिए बनाया गया है। वो सोचने लगता है कि आखिर उस सब का क्या मतलब हुआ जो उन्होंने इतनी मेहनत करके बोरोमीर को मारा, वो सब तो बर्बाद चला गया ना। इस सीन में हम देखते हैं कि डेजर बाहर बैठा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये कोई सपना नहीं हो सकता, क्योंकि उसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद हैं। तभी एक गुस्सैल लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब वो उसकी मेंटोर बनेगी। वो अपना नाम लेडोरिया बताती है। डेजर उसे देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि ये तो लेडोरिया है। ये एक जीनियस मेज होती है और एकेडमी के रैंकिंग्स में ये सबसे पहले नंबर पर होती है। लेडोरिया ये जानकर शॉक हो जाती है कि डेजर अभी भी एक कॉमनर है। वो उसे बताती है कि अगर उसने किसी तरह इस टेस्ट को पास कर भी लिया तो उसे बीटा क्लास में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इस एकेडमी में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। ये लोग नोवेल्स को यानी राजघराने के लोगों को अल्फ़ा क्लास में डाल देते हैं और जिनके पास टैलेंट होने के बावजूद उन कॉमनर्स को ये लोग बीटा क्लास में डाल देते हैं। वो लोग एकेडमी के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही लेडोरिया ये सोचने लगती है कि आखिर डेजर इस सब चीज़ों को देखकर आखिर हैरान कैसे नहीं है। तो डेजर उसे समझाने के लिए झूठ मूठ का कह देता है कि उसने ऐसी बिल्डिंग पहले भी देखी है, इसलिए उसे कोई भी हैरानी नहीं हुई। तभी वो दोनों अलहाइम नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि एक वाटर मेज होता है। डेजर को याद आता है कि लेडोरिया और अलहाइम के बीच में नहीं बनती है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। अलहाइम लेडोरिया का इसलिए मजाक उड़ाने लगता है कि वो कितनी ज़्यादा छोटी है और लेडोरिया उसे कहने लगती है कि वो भी तो कितना ज़्यादा अनोइंग है और पहले भी उसने उसे एक फाइट में हराया है, तो फिर वो हमेशा उससे क्यों झगड़ता रहता है। तो अलहाइम उसे कहता है कि वो तो इसलिए जीत गई थी क्योंकि उसने उसे आसानी से जीतने दिया था। अलहाइम ये देखकर डेजर का मजाक उड़ाने लगता है कि वो एक कॉमनर है और वो उसे कहने लगता है कि वो तो उसके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और वो उसे ये भी याद दिलाने लगता है कि अगर लकीली वो इस टेस्ट को पास कर भी लेता है तो भी उसे बीटा क्लास में डाल दिया जाएगा, तो उसके लिए यही अच्छा है कि वो इस टेस्ट को ना ही दे। तभी टेस्ट को शुरू करने के लिए अनाउंसमेंट होती है और ये सुन के लेडोरिया गुस्से से भर जाती है और वो डेजर से कहने लगती है कि अब तो उसे किसी भी तरह से पास करना ही होगा और फिर वो दोनों उस तरफ चल देते हैं। धीरे धीरे डेजर ये समझ जाता है कि अब वो अतीत में आ चुका है। डेजर वहाँ पर पहुँचने के बाद किसी को आसपास ढूंढ रहा होता है, पर आसपास उसे ना देखकर वो रिलीफ महसूस करने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की उसे पीछे
से पुकारती है और उसे कहती है कि वो गधे की तरह आसपास देखना बंद करे, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लग रहा है। डेजर ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है जो अपनी वो आंखों से देख रहा होता है। वो देखता है कि ये वही लड़की होती है जो उसकी मेमोरीज में होती है और वॉर में मारी गई होती है। इसका नाम रोमांटिका होता है। डेजर उसे पुकारता है। उसका नाम सुनकर रोमांटिका उसे पूछती है कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता है। डेजर उसे कहने लगता है कि उसने उसका नाम स्क्रीन पर देखा था और वो लोग एक ही टेस्टिंग ग्रुप में हैं। ये सुनकर रोमांटिका खुश होती है। डेजर सोच रहा होता है कि उसे अंदाजा तक नहीं है कि आखिर वो उसे खोकर कितना ज़्यादा दुखी है, और वो अपने आप से प्रॉमिस करने लगता है कि वो ऐसा फिर कभी नहीं होने देगा। रेस शुरू होती है और एजेट ऐसे भागती है जैसे कि उसने किसी चीज़ को चुरा लिया हो और सबको धूल चटाते हुए आगे बढ़ती है। रोमांटिका भी उसके पीछे भागती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि गलती से उसने किसी छोटे से जानवर को धक्का दे दिया था और अब वो उसे माफ़ी मांग रही है। डेजर उसे सीधे सीधे कह देता है कि तो उसे ऐसी चीज अब भी दिलचस्पी है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि इस लड़के के अब भी का मतलब क्या होता है। वो सोचती है कि शायद वो उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, और ये सोच के वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि वो तो सिर्फ रेस पर ही ध्यान दे। पर डेजर खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसने उनके इस बीच के इंटरेक्शन को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। वो शॉक हो जाती है जब डेजर उसे एक अचानक से आए हुए फायरवॉल से बचाता है। दरअसल कुछ लोग उन पर अटैक कर रहे होते हैं और डेजर की मदद करने से वो लोग खुश नहीं होते। एक बंदा रोमांटिका पर फिर से अपने फायर रॉड से अटैक कर, पर रोमांटिका अपने आप को बचा लेती है और जल्दी से उस बंदे को मार देती है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। रोमांटिका डेजर को थैंक यू कहती है, पर उसका गुस्सा फिर से भड़क जाता है जब वो उसके भोंदू से चेहरे को देखती है जहाँ पर वो सिर्फ स्माइल ही कर रहा होता है। दोनों बहुत पीछे रह गए होते हैं, इसलिए रोमांटिका उसे अपनी असली काबिलियत दिखाने का फैसला कर लेती है और अपने एरो स्वीप जादू को चलाती है। नेक्स्ट सीन में हम कहीं कुछ बड़े लोगों को जीसस को बताते हुए देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वो स्पेशली एक मैजिक नाइट की पार्टिसिपेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पर उनकी हंसी निकल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि एक कमज़ोर सा कॉमनर भी उसी ग्रुप में होता है। हालांकि सब लोग उस गरीब बच्चे के लिए दुख महसूस कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की को लगता है कि उसे कुछ पता है जब वो डेजर को गौर से देखती है। एक लड़का जो एजेट के पीछे होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि अगर वो उसका पीछा करता रहेगा तो थोड़ी ही देर में वो उसे पार कर लेगा, पर उसे रोमांटिका की ताकतवर हवा का धक्का लगता है। हालांकि वो उसे इतना जोर से नहीं लगता कि वो उड़ जाए, लेकिन वो स्ट्रगल करता रहता है। तभी उसे हैरत होती है कि एजेट बिना किसी मुश्किल के हवा को काट लेती है और ये पागल बंदा एजेट पर इतना वक्त बर्बाद कर देता है कि फिर वो प्रकृति की गोद में पहुंच जाता है और एक बड़ा सा पेड़ उसे कुचल देता है। उसके पास वाले और भी एलिमिनेट हो जाते हैं। सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट्स बचे होते हैं। रोमांटिका खुश होने लगती है कि अब तो वो जीत ही जाएगी, पर वो लड़की डेजर को भी क्विट करने के लिए कहने लगती है। डेजर को ये समझ नहीं आता कि क्यों, और इसकी सिंपल सी वजह होती है उसका एनोइंग सा स्टूपिड चेहरा। वो उसे एक और मौका देती है कि वो क्विट कर दे। रोमांटिका हैरान होती है जब वो इनकार कर देता है। वो गुस्से से भर जाती है जब डेजर फिर से मुस्कुरा देता है और वो कसम खा लेती है कि वो उसे इतना जोर से चोट पहुंचाएगी कि उसे लगेगा कि जैसे उसकी जान ही जा रही है। और रोमांटिका डेजर पर एक ताकतवर विंड स्ट्राइक करती है और समझती है कि वो हार ही गया होगा, लेकिन ये देखकर उसे हैरत होती है कि डेजर को तो कुछ हुआ ही नहीं होता, बल्कि डेजर उसके हमले को अप्रिशिएट करता है और समझाता है कि वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ है। हमारा लड़का इतना ज़्यादा पागल होता है कि वो सिर्फ जिंदा ही नहीं बचता, बल्कि उसे ज्ञान भी देने लगता है कि उसने स्पीड को ही उसके हमले में प्रायोरिटी दी थी। इसकी वजह से उसने अपना कंट्रोल कम कर दिया था। क्लियरली उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उसे कितना इरिटेट कर रहा था। डेजर उसके हमले में एक छोटा सा चेंज सजेस्ट करता है, जिसके बाद रोमांटिका का गुस्सा फूट कर बाहर आ पड़ता है। रोमांटिका अपना अगला हमला तैयार करती है, भरोसा करते हैं कि वो इस बार नहीं चूकेगी, लेकिन डेजर अपनी महारत दिखाते हुए
उसके चाल को समझते हुए हवा की धारा को थोड़ा सा बदल देता है और उसके हमले से बच लेता है। उसको अचानक से एक एडवांस जादू का इस्तेमाल करता हुआ देखकर रोमांटिका को हैरत होती है, क्योंकि ऐसा मैजिक करने के लिए बहुत ही हायर लेवल पे होना जरूरी है। इसलिए वो एक और हमला चालू करती है, लेकिन डेजर उसको आसानी से न्यूट्रलाइज कर लेता है। डेजर उसे कहता है कि जल्दी ही उन्हें इसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसे बाकी लोगों को भी हराना है। रोमांटिका अब परेशान होकर उसकी पावर को परखने का ट्राई करती है, लेकिन डेजर आसानी से उसके सभी अटैक्स को रोक देता है। वो रोमांटिका की पावर्स को मानता है, पर उसको समझ में आता है कि उसको और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना ज़रूरी है ताकि वो फ्यूचर में मरने से बच सके। ऑब्वियसली अभी वो उसकी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो अटैक नहीं कर रहा होता। रोमांटिका को बताता है कि जादू को उल्टा करने के अलावा उसके पास और भी कुछ करने की पावर है। उसके एक स्पेल को इस्तेमाल करता हुआ देखकर रोमांटिका हैरान हो जाती है, जो फ्रिक्शन को मिटा देता है और सोचती है कि उसका मकसद क्या हो सकता है। डेजर उसे हैरत में डाल देता है। डेजर ये भी कहने लगता है कि उनका टेस्ट सिर्फ जादू दिखाने का नहीं है, बल्कि रेस जीतने का भी है, और वो उसे ये भी समझाता है कि अगर उन्हें यहाँ पर खतरनाक चोट लगी भी तो भी वो यहाँ पर नहीं मरेंगे। रोमांटिका समझने लगती है कि आखिर ये बंदा क्या प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन ये भी वो मेंशन करती है कि हाँ, वो शायद नहीं मरेगा, लेकिन उसे जोरदार चोट तो लगेगी ही। हमारा लड़का किसी चोट से तो डरता नहीं है, इसलिए वो एक फायर जादू का इस्तेमाल करके अपने आप को तेज रफ्तार से उड़ा देता है। रोमांटिका सोचती है कि शायद वो पागल हो सकता है, लेकिन उसे क्या पता कि हमारा भाई तो एक रिस्क किंग है। गोल के पास एजेट लीड कर रही होती है। डेजर जल्दी ही उसे पीछे छोड़ देता है। एजेट को समझ में नहीं आती कि आखिर उसने रोमांटिका को कैसे हरा दिया, लेकिन वो इरादा कर लेती है कि उसे हराने के लिए उसकी पूरी ताकत जरूर लगेगी और वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसे हराएगी। वो एक बड़ा सा हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। इस दौरान हमारा भाई उसके हर स्पेल को एनालाइज कर लेता है, जिससे उसको पूरे हमले पर कंट्रोल मिल जाता है। डेजर उसके ही जादू को इन्वर्स कर रहा है और उसको ये भी नहीं पता चलता है कि वो उसे कैसे रोकेगी। वो ये भी सोचती है कि उसे डेजर को उसके स्पेल को उल्टा करने का टाइम देना ही नहीं चाहिए, इसलिए वो उसके पास से एक खतरनाक अटैक करती है। वो अपने अगले हमले के लिए अपने जादू को मिला देती है। तब वो हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि डेजर ने उसके हमले से आने वाली हवा और फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके खुद को फिर से ऊपर उड़ा दिया होता है। एजेट फिर से अपना एक अटैक तैयार करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो डेजर को हराने में इतनी ज़्यादा उलझी हुई होती है कि वो ये नहीं देख पाती कि डेजर तो सीधा वहाँ से उड़कर चला जाता है और इसी के साथ डेजर वो रेस भी जीत जाता है। इन डेजर को इस बात का कोई मतलब नहीं होता है। वो तो बस सभी को इंक्लूडिंग खुद को ताकतवर बनाने की ज़रूरत पर ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, और यही एक रास्ता है जिससे वो अपने अफसोस भरे लम्हों से छुटकारा पा सकता है। कहीं और हम देखते हैं कि एक आदमी जो कई स्टूडेंट को हरा देता है और ग्रुप एफ का वही विजेता होता है, उसका नाम डांटे होता है, और वो हमारे हीरो की लड़की की तरफ देखकर अजीब सा स्माइल करने लगता है। कहीं और हम देखते हैं कि स्कूल के टीचर्स कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि ये सभी खास लोग खास तौर पर आम लोगों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं और कहते हैं कि अल्फा क्लास सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। आम लोगों को सिर्फ इसमें ही खुश रहना चाहिए कि उन्होंने कम से कम हेवन एकेडमी में एडमिशन तो मिला। जो सीनियर मेंबर मौजूद होते हैं वो उन्हें चुप करवा देता है और वो सबको बताता है कि एक खास स्टूडेंट को अल्फा क्लास में रखा जाए। ये सुझाव प्रोफेसर ब्रिगेड का था और वो भरोसे से डेजर को रेकमेंड करती है। बाद में स्टूडेंट अपने असाइन किए गए क्लासेस को चेक करते हैं और डेजर को पता चलता है कि वो अभी भी बीटा क्लास में है। प्रोफेसर समझाते हैं कि जादूगर के स्किल को सर्कल्स में रैंक किया जाता है, जहां सबसे नीचे वाला सर्कल 1 होता है और सबसे ऊंचा सर्कल 7 होता है। अल्फा क्लास में होने के लिए एक स्टूडेंट को कम से कम सर्कल 2 तक तो होना ही चाहिए, लेकिन इस ग्रुप के सभी स्टूडेंट अभी भी सर्कल 1 पर हैं और उनके स्किल्स असली शैडो वर्ल्ड का सामना करने के लिए ठीक नहीं है। रोमांटिका को बीटा क्लास में रहने से काफ़ी परेशानी होती है, जो उसके पास डेजर को होने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके मुस्कुराहट को देखकर तो उसका गुस्सा फूट ही पड़ता है।
बाद में पता चलता है कि ब्रिकेट ने दूसरे प्रोफेसर्स को मना लिया है कि डेजर को अल्फा क्लास में शामिल किया जाए, लेकिन उन नोबेल मेंबर्स के स्ट्रॉन्ग विरोध करने की वजह से जो ऐसा नहीं हो पाता। डेजर निराश हो जाता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि सभी टैलेंटेड कॉमनर्स के लिए जो इग्नोर किए जा रहे हैं। वो तय कर लेता है कि वो जितनी ज़्यादा टैलेंट्स को जगाएगा फ्यूचर के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, चाहे जो भी मुश्किल आए। ये उसका इरादा कर लेता है। इस दौरान रोमेंटिका उदासी में डूबी हुई रहती है और डांटे, जो अल्फा क्लास का एक मेंबर होता है, उसके पास आता है। डांटे ब्लू मून में शामिल होने का इरादा रखता है, जो एकेडमी का सबसे बेस्ट ग्रुप है जिसमें अल्फा क्लास के टॉप स्टूडेंट शामिल होते हैं। वो रोमेंटिका को भी शामिल होने का बुलाता है और वो उसकी खास स्किल्स और बेहतरीन ब्लड लाइन के लिए उसकी तारीफ करता है। अल्फा क्लास में जगह पक्का करने का मौका देखकर रोमेंटिका यस करने का सोचती है, लेकिन डांटे जब उसे कहता है कि उसके लिए उसे उसके साथ डेट पर जाना पड़ेगा तो वो हैरान हो जाती है। रोमेंटिका उसे कहती है कि पर वो तो पहली बार मिल रहे हैं, तो वो उसके साथ डेट पर कैसे जा सकती है। लेकिन ये हरामी लड़का कहने लगता है कि उसे उसके साथ पहली नज़र में ही प्यार हो चुका है और वो उसे एक पुश्तैनी गिफ्ट देता है जो वो लोग सिर्फ उसे ही देते हैं जिनसे उसे प्यार होता है। रोमेंटिका उसे कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और जब वो इस सब से हैरान होकर बैठी हुई होती है तभी डेजर उसके पीछे प्रकट हो जाता है। डेजर आकर उसे एक सिमिलर सा प्रपोजल देता है, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है, जिससे डेजर को समझाना पड़ता है कि वो कहती है कि वो तो एकेडमी के बेस्ट ग्रुप में ही जाएगी। डेजर मन में कहता है ये फैसला उसके लिए फ्यूचर में सबसे बड़ी गलती होगी। बाद में रोमेंटिका के लिए डेजर एक लेटर छोड़कर जाता है जिसे वो नज़रअंदाज करती है, ये समझते हुए कि शायद उसमें कोई शर्मनाक चीज़ लिखी होगी। पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो एरोगेंट मुस्कुराहट होती है वो एक पल में गायब हो जाती है। डेजर फिर एक नीले बाल वाले लड़के को देखता है जिसका नाम प्रेम होता है और वो खुश होता है कि आखिर में उसने उसे ढूंढ ही लिया। डेजर समझाता है कि ये उन लोगों में से था जो उसके टाइम ट्रेवल से पहले बैटल में शामिल थे। प्रेम सबसे ज़्यादा तेज तलवारबाज होता है जो उस वक्त बहुत कम ट्रेनिंग करने के बावजूद सबसे ताकतवर था। डेजर को अंदाज़ा होता है कि अगर इस बार उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए तो प्रेम कितना ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। तभी रोमेंटिका आ जाती है। वो कहती है कि डेजर उसके किसी सीक्रेट को जानता है, तो यही अच्छा होगा कि वो उसे बता दे कि आखिर वो क्या जानता है। लेकिन वो उसे चुप करने के लिए कहता है और प्रेम की प्रैक्टिस को देखने के लिए कहता है। रोमेंटिका को यकीन नहीं होता है कि प्रेम कितना ज़्यादा प्यारा होता है। उसे देखते ही रोमेंटिका उसके पीछे लट्टू हो जाती है। प्रेम जाकर एक हथियार चुनता है जो देखते ही सभी लोगों को हैरानी हो जाती है, क्योंकि वो तलवार तो उसके साइज से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। प्रेम अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसके खिलाफ वाला लड़का उसके साथ बात करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो बीटा क्लास के कचरों से बात नहीं करता। प्रैक्टिस फाइट शुरू होती है और मुलेटमैन तुरंत ही प्रेम के स्किल से हैरान हो जाता है। वो लड़का प्रेम के हमलों का जवाब देने लगता है और डेजर को पता होता है कि अभी प्रेम का एक काउंटर अटैक आने ही वाला है। लेकिन डेजर को लगता है कि प्रेम बहुत ही ज़्यादा जल्दी चल रहा है। लाल बालों वाला लड़का उसे डॉच कर लेता है और उसका ही पहले काउंटर अटैक आ जाता है और ये परसिवियल नाम का लड़का विनर हो जाता है। लेकिन अभी भी वो खुश नहीं होता और वो उस लड़के पर टूट पड़ता है, जबकि रेफरी सिर्फ देख ही रहा होता है। डेजर एक्शन में आता है, सबको ये याद दिलाते हुए कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन परसिवियल धमकी देने लगता है। डेजर उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि क्या उसे इस छोटे से बच्चे के हमले से कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है, या फिर वो इसके स्किल्स को देखकर उससे जेलस हो रहा है, जिससे परसिवियल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है। लेकिन डेजर उसके हाथ से उसके हमले को रोक देता है। परसिवियल वहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए कि वो डेजर को याद रखेगा, वो उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगा। प्रेम डेजर के घाव पर पट्टी करता है। डेजर की मदद के लिए थैंक यू कहकर प्रेम उसे वादा करता है कि वो उसका मदद ज़रूर करेगा। फिर डेजर रोमेंटिका को कहीं और ले जाता है जहां वो लोग अकेले में बात कर सके और उसे समझाने लगता है कि उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया है, लेकिन वो ये उसे बता रहा है।
डेजर सीधा सीधा बता देता है कि वो जानता है कि रोमांटिका भी एक कॉमनर है और असल में उसके माँ बाप ने उनका नोबिलिटी का टाइटल खरीदा था। प्रोफेसर इस बात को जानते हैं और रोमांटिका को सिर्फ एक कॉमनर की तरह ही देखते हैं, जैसे कि वो एक कचरा हो। रोमांटिका को यकीन है कि डांटे उसे बचाएगा अगर वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन डेजर उसे दांते के बारे में याद दिलाता है कि वो आम लोगों को गंदा और नीच जाति का समझता है। डेजर का ये सुझाव है कि वो उसकी पार्टी में शामिल हो जाए, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि वो अगर मना करेगी तो वो उसका राज सबको बता देगा और उसे वो एक खराब इंसान कहती है क्योंकि वो उसे इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। वो बस उसे कहता है कि अगर वो शामिल नहीं होती है तो वो अपनी पार्टी को प्रेम के साथ ही शुरू कर देगा। रोमांटिका की इमेजिनेशन फिर से प्रेम के क्यूटनेस के बारे में चलने लगती है। उसे लगता है कि वो ऐसे बंदे की पार्टी में क्यों शामिल हुए जो कि फालतू में हमेशा स्माइल करता रहता है और पता नहीं उसे कैसे उसके राज का भी पता चल चुका है और उसने टेस्ट के दौरान जैसे तैसे करके बेवकूफ़ी से तो मैजिक नाइट को हरा दिया था। थोड़े सोच विचार के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो उसकी पार्टी में शामिल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए भी ताकि वो उसका राज जान पाए। रोमांटिका उसके स्माइल करने से अब भी नफरत करती है, लेकिन दोनों ने अपनी सहमति को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाते हैं। बाद में हम प्रेम को देखते हैं जो एक अजीब दिखने वाली तलवार को गौर से देख रहा होता है जो उसकी माँ ने उसे दी थी, जो उसके पिता का था। उससे ही ये लड़का उसे छूता है, वो टूट कर गिर जाती है, लेकिन ये हिस्सा तो बस उसका सपना था। बाद में तीनों ब्रिगेड से मिलने जाते हैं ताकि वो अपनी पार्टी को शुरू कर सके। लड़की डेजर से उसके पार्टी शुरू करने के पीछे की वजह पूछती है और वो बस ये बता देता है कि वो रैंकिंग टूर्नामेंट जीतकर अल्फा क्लास में प्रमोशन पाना चाहता है। ब्रिगेड इसे मुश्किल बताती है और रैंकिंग टूर्नामेंट को एक एग्जाम बताती है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 3 या 6 मेंबर की एक पार्टी होना जरूरी है। जीतने वाली पार्टीज को शैडो वर्ल्ड में किए जाने वाले एक फाइनल टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ता है। जो लोग टॉप 9 में आते हैं उन्हें सिंगल रैंकर्स का टाइटल मिलता है, जिसे उन्हें बीटा क्लास से अल्फा क्लास में प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। रोमांटिका को इसमें कोई हैरत नहीं होती है क्योंकि अल्फा क्लास को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है। उसके बाद तीनों अल्फा स्टूडेंट की एक शानदार प्रैक्टिस फैसिलिटी से गुजरते हैं, लेकिन यह सिर्फ अल्फा स्टूडेंट के लिए ही होता है। वो लोग निराश होकर बीटा स्टूडेंट की एक प्रैक्टिस एरिया में पहुंचते हैं जो एक खंडहर कमरे से कम नहीं होता, धूल से ढका हुआ, टूटे हुए फ्लोर वाला, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला अपना भाई उन्हें यकीन दिलाता है कि ये उनके लिए काफ़ी है। लेकिन उनकी ये भी उम्मीद टूट जाती है जब उन्हें बहुत सारे दोस्त मिलते हैं जो कि कई 100 चूहे होते हैं। डेजर कहता है कि वो उसका ख्याल रख लेगा। इससे रोमांटिका खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि वो शायद किसी और कमरे को ढूंढने की बात कर रहा है, लेकिन अपने भाई का तो असली प्लान चूहों के छेदों को बंद करना होता है। उनके पास और कोई चॉइस है भी नहीं, इसलिए वो जगह को साफ करते हैं। वो लोग कमाल का काम करते हैं और उस जगह को पूरी तरह से साफ कर देते हैं, लेकिन रोमांटिका दुखी रहती है। जब डेजर वहां से चलने को कहता है तो रोमांटिका मान लेती है कि वो घर जाकर साफ होने का कह रहा है, लेकिन डेजर उसे ट्रेनिंग रूम की तरफ ले जाता है। शुरुआत में वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए रिग्रेट करने लगती है, लेकिन फिर उसे अपना गोल याद आ जाता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जा ही रही होती है कि डेजर उसे इशारा करते हुए कहने लगता है कि ट्रेनिंग रूम तो दूसरी दिशा में है। ट्रेनिंग शुरू होती है और यहीं पर ही पार्ट 1 खत्म होता है।